स्वागत है दोस्तों। हम सभी पढ़ रहे हैं अपनी पिछली 2 क्लासों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम सभी आधुनिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई पूरी जानकारियाँ जो खड़ी बोली हिंदी गद्य और पूरे उस दौर के आंदोलन को प्रदर्शित करती हैं, उनके बारे में बहुत सारी नई बातें आपको जानने को मिलेंगी कि ऐसे ही हिंदी गद्य का विकास, हिंदी खड़ी बोली का विकास यूं ही नहीं हो गया। उसके पीछे जितने अथक परिश्रम चलाए गए, आंदोलन किए गए, अलग अलग पुस्तकें लिखी गई, गद्य का एक नया ढांचा खड़ा किया गया, उन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं सभी योगदान को हम शुक्ल जी की पुस्तक के माध्यम से ये तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी साहित्य का छात्र होने के नाते आप सभी को उन सारे तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए और परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज शुरुआत करते हैं हम जहाँ पे अपनी पिछली क्लास को हमने छोड़ा हुआ था वहाँ से कि खड़ी बोली हिंदी गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। चारों के नाम हमने पिछली क्लास में देखे कि मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन चारों के नाम शुक्ल जी ने बताया कि खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले ये 4 महानुभाव हुए, जिनमें अंतिम 2 का यदि नाम आप देखेंगे, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़कर हिंदी गद्य को, हिंदी खड़ी बोली को बढ़ावा दे रहे थे, उत्साहवर्धन कर रहे थे और एक नया प्रारूप सामने रख रहे थे कि खड़ी बोली गद्य किस रूप में प्रयोग की जानी चाहिए या प्रयोग की जा सकती है। उन सभी संभावनाओं पर भी इन दोनों ने ध्यान दिया। इसके पहले शुक्ल जी ने लिखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले 2 जो अलग विद्वान हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ और सैयद इंशाअल्लाह खां, इन दोनों ने लल्लू लाल और सदल मिश्र से पहले ही अपनी कुछ रचनाएं लिख करके, जो कि उपदेशपरक रचनाएं मुंशी सदा सुखलाल जी ने लिखी और इंशाअल्लाह खां जी ने रानी केतकी की कहानी लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले ही उसका गद्य रचा जा चुका था। तो इन दोनों ने जो एक रूप तैयार किया और लल्लू लाल सदल मिश्र ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास किया, इन सभी के समेकित प्रयास से आधुनिक युग में खड़ी बोली का एक नया ढांचा, एक नया रूप दिखाई पड़ने लगा। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हम इन सभी जो महत्वपूर्ण इस दौर के रचनाकार, गद्यकार रहे, लेखक रहे, उन सभी के विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि देखते हैं कि शुक्ल जी ने इनके विषय में क्या कहा और इनका योगदान क्या रहा है। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं उन सभी पर भी हमारी दृष्टि रहेगी। तो पुस्तक, मूल पुस्तक के अंश से हम इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, इनका उपनाम नियाज़ था, आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है, ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1903 ईस्वी में और मृत्यु 1881 में। शुक्ल जी की पुस्तक में संभवतः ये सन में तब्दील करके उन्होंने बताया हुआ होगा। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। तो ध्यान रखना है कि सदा सुखलाल नियाज़ जी कंपनी की अधीनता में चुनार जिला, जो कि मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर वाले जानते होंगे, वहाँ एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जो काफ़ी, और कई सारी शायरी की किताबें भी इन्होंने लिखी। तो एक शायर के रूप में भी ये प्रतिष्ठित रहे हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मुंतखबुत वारीख, ध्यान रखिएगा, मुंतखबुत वारीख जो है ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ जी की पुस्तक है, ठीक है। तो इस पुस्तक में अपने विषय में इन्होंने जो कुछ लिखा उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये 65 वर्ष की अवस्था में अपनी नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। तो ये शुक्ल जी इनके बारे में लिख रहे हैं। शुक्ल जी जब किसी रचनाकार के विषय में, किसी आंदोलनकर्ता के विषय में जो खड़ी बोली के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार लगा हो, उसके विषय में कुछ लिखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उनके विषय में जानें। इन चारों के विषय में हमें जानना चाहिए और गंभीरता से जानना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि
शुक्ल जी लिख रहे हैं कि मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिलती। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वाशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में भी दिखाई पड़ा। तो जो उन्होंने उपदेशात्मक प्रसंग विष्णु पुराण से लेकर के एक किताब की रचना की, और ये पुस्तक पूरी मिलती भी नहीं है, लेकिन गद्य इसका वैसा ही सफाई वाला था जैसे योग वाशिष्ठ का था। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज के विषय में। उसका अंश भी उन्होंने दिया हुआ है, और आगे क्या कहा है वो बातें भी हम देखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्ल जी ने उनके गद्य का एक प्रारूप यहाँ पर अपनी पुस्तक में दिया भी है। तो मूल पुस्तक यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप केवल इस क्लास से परिचित हो सकते हैं कि शुक्ल जी ने किस रूप में इस पुस्तक में इन सभी के विषय में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, शुक्ल जी को पढ़ना एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए पूजा और आराधना से कम नहीं है कि आप लगातार इन्हें पढ़ें, क्योंकि सारी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो शुक्ल जी को आधार बना करके ही लिखी गई हैं। इन्हीं के तथ्यों को आधार बना के बहुत सारे लोगों ने अपने विचार विश्लेषण से साहित्य के इतिहास की नई पुस्तकें लिखी हुई हैं, रची हैं। तो इन्हें एक बार आप बेहतर ढंग से देखें, और हम लगातार अपनी क्लास शुक्ल जी के आधुनिक काल के पूरे साहित्य पर हम चलाएंगे, छायावाद तक उन्होंने जो कुछ लिखा हुआ है। यदि आप जुड़ते हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत जानकारियाँ आपको मिलेंगी। यदि आप नहीं भी जुड़ते हैं तब भी ये क्लास लगातार चलती रहेगी, और जो लोग हमारे लगातार दर्शक हैं, जो पाठक हैं, वो इसे देखेंगे तो लाभान्वित जरूर होंगे। तो ये सदा सुखलाल नियाज जी की पुस्तक का, उनके गद्य का अंश शुक्ल जी ने दिया हुआ है, और जो लिखते हैं टिप्पणी वो महत्वपूर्ण है, उसे देखते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से लिखी और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। यानी उस दौर में ये कहा जा रहा था कि उर्दू से निकल करके हिंदी गद्य, हिंदी खड़ी बोली का विकास हो रहा है, या अंग्रेजी विद्वानों ने, अंग्रेज़ों ने हिंदी को जो बढ़ावा दिया है उसके वजह से हिंदी का विकास हो रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों के यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और उसके हिंदी के प्रचार प्रसार के जो योगदान हैं, जो प्रयास हैं, उससे पहले मुंशी जी ने जो गद्य इस्तेमाल किया, जो प्रयोग किया, वो एकदम बोलचाल की शिष्ट भाषा थी, जो चारों ओर पूरब प्रांतों में भी प्रचलित पाई गई। उसी में उन्होंने अपनी इस पुस्तक की रचना की, जो उपदेशपरक पुस्तक थी विष्णु पुराण से। ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण से प्रेरणा लेकर के उपदेशपरक पुस्तक मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने लिखी थी। तो पूर्वी प्रांतों में जो भाषा प्रचलित थी, पाई जाती थी बोलचाल की, उसी शिष्ट भाषा का प्रयोग अपने गद्य में नियाज जी ने किया। ठीक है, स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने भावी साहित्यिक रूप का पूर्व आभास दे दिया। तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया, उर्दू का नहीं किया। ठीक है, यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा। मौलवियों और मुंशियों वाली भाषा उन्होंने नहीं प्रयोग की। जो कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच में शुद्ध रूप में खड़ी बोली प्रचलित थी, उसका प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि उर्दू वाले किसे भाषा कहते हैं, तो वो खड़ी बोली का वह रूप जिसमें संस्कृत मिश्रित हिंदी का प्रयोग है, उसे उर्दू वाले भाषा कहते हैं। जिसका उर्दू के कारण, चलन के कारण उसका कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल जी ने जो खेद प्रकट किया वो बहुत प्रचलित है कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, मुंशी सदा सुखलाल नियाज का है। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी भाषा जो थी, संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग था, उसका रिवाज कम होता देख करके, उर्दू के शब्दों की बहुतायत देख करके वो ये खेद प्रकट करते हैं कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी के नाम से। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें शुक्ल जी मुंशी सदा सुखलाल नियाज के विषय में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंशा अल्लाह खां के विषय में शुक्ल जी क्या लिखते हैं।
इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी का बहुत उल्लेख है, कई जगह हिंदी की पहली कहानी भी माना गया है। और चटकीली मटकीली भाषा कैसे प्रयुक्त हो सकती है गद्य में, उसका भी रूप सबसे पहले इंशाअल्लाह खां जी के माध्यम से ही देखने को मिलता है। तो यहाँ देखते हैं कि शुक्ल जी इंशाअल्लाह खां के विषय में क्या लिखते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले गए थे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि दिल्ली मुग़ल साम्राज्य के अंत के बाद दिल्ली उजड़ने लगी। दिल्ली उजड़ने से बहुत सारी अव्यवस्थाएं होने लगी, प्रशासन तंत्र कमज़ोर होने लगा, व्यापार की समस्याएं कम होने लगी और कई सारे बुद्धिजीवियों के रुकने की जगह भी नहीं रह गई वो। तो ऐसे में पलायन होने लगा। तो शुक्ल जी ने लिखा कि व्यापारियों का पलायन पूरे देश भर में पूर्व की ओर हुआ। भारत के पूर्वी हिस्सों में अवध, फैजाबाद, लखनऊ, बिहार ऐसे क्षेत्रों में सारे लोग पलायन करने लगे। तो इंशाअल्लाह खां भी दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। अब इनके विषय में जो परिचय दिया है शुक्ल जी ने वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कभी भी परीक्षाओं के बदलते पैटर्न के अनुसार ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं कि इनके पिता कौन थे। मीर माशाअल्लाह खां, मीर माशाअल्लाह खां इंशाअल्लाह खां जी के पिता थे। ये कश्मीर से दिल्ली आए थे। तो ये लोग मूल निवासी कश्मीर के थे। इनके पिता कश्मीर से दिल्ली आए थे जहां वे शादी हकीम हो गए थे। मुग़ल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद में ही इंशाअल्लाह खां जी का जन्म हुआ। ये बात नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। इंशाअल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? मुर्शिदाबाद में। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंशा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए। अब देखिए, दिल्ली से ये लोग लखनऊ गए, लखनऊ से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से वापस दिल्ली इंशाअल्लाह खां पढ़ लिख कर के विद्वान के रूप में, एक अच्छे शायर के रूप में वो दिल्ली आते हैं और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक वे रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। ये सारी बातें शुक्ल जी इंशाअल्लाह खां के जीवन के विषय में लिख रहे हैं कि हम केवल रानी केतकी की कहानी और इंशाअल्लाह खां इतना ही जान लेते हैं, सोचते हैं कि काम हमारा ख़त्म हो गया। थोड़ी सी उनकी भाषा के विषय में जान लिए कि इंशाअल्लाह खां ने चटकीली मटकीली हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया या प्रयोग किया। लेकिन ऐसे एक आंदोलनकर्ता या गद्य के प्रारंभिक रूप को प्रचलन में लाने वाले, उत्साहवर्धन करने वाले लोगों के जीवन के विषय में भी जानना चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इनके पिता माशाअल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे। थोड़े से तथ्य उनके पिता के विषय में, उनके जीवन के विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि इनके विषय में और क्या महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि कुछ दिल्लगी की बात दरबार में हो जाने के कारण उनका जो वेतन है वो सारी चीज़ें बंद कर दिया गया और अंतिम जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता और संवत 1875 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1875 में 57 माइनस कर देंगे तो लगभग आपको हो सकता है कि 1818 ईस्वी ठहरे ये समय। तो ये समय जो था सन 1800 से 1803 के आसपास का, यहाँ गद्य का विकास होता है। ये लोग काम कर रहे थे लगातार और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले भी बहुत सारे लोग खड़ी बोली गद्य का विकास कर रहे थे। यहाँ जो आपके काम की चीज़ है वो ये है कि इंशाअल्लाह खां ने उदयबहान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 से 1860 के बीच लिखी होगी। ये समय ठहरता है 1798 से 1805 के बीच में। तो 1798 से 1805 के बीच में रानी केतकी की कहानी या उदयबहान चरित का समय ठहरता है। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं और इसी रानी केतकी की कहानी या उदयबहान चरित का एक अंश, एक पैराग्राफ शुक्ल जी यहाँ पर उद्धृत करते हैं, जो कि बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जानकारी है जो आप एक पंक्ति के रूप में याद रखते हैं, वो यहाँ एक पैराग्राफ के रूप में वो बात लिखी गई है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बात आपको ध्यान हो जाएगी। जैसे
शुक्ल जी ने जो पंक्ति उद्धृत की है वो ये है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। यही वो पंक्ति है जो आपको ध्यान रखनी है कि हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले, कोई ऐसी कहानी लिखी जाए। ये कौन लिख रहा है? उदय भान चरित रानी केतकी की कहानी में इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। आगे देखते हैं कि तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उनके बीच में न हो। बाहर की बोली उर्दू, गंवारी बहुत ही जो देशज हैं, ऐसा कुछ उसमें न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े धाक का यह खटराग लाए और लगे कहने यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस जैसे मल लोग अच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छाँव किसी की न हो, यह नहीं होने का। तो कहने का मतलब इंशाअल्लाह खान ने उदय भान चरित्र में ऐसा प्रयास किया, ऐसा सोचा, ऐसा उनके विचार में, उनके मस्तिष्क में ये बात आती है कि कुछ ऐसी बोली में कोई कहानी लिखी जाए जिसमें लगे कि कोई पुराने धुराने डांग पुराने बूढ़े धाक का यह खटराग लाए, ऐसा टेस्ट हो जो बहुत देशज बहुत ठेठ बोली न हो और एक परिनिष्ठित रूप हो। तो ये इसमें कहते हैं इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी में। तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इस क्लास में, लेकिन आप मूल पुस्तक के अंश से परिचित हो जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी तैयार कर लेंगे। देखते हैं आगे। शुक्ल जी लिखते हैं कि इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न हो। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाखा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी के लिए किया करते थे। जो मुसलमान लोग थे उस दौर के, जो उर्दू का प्रयोग कर रहे थे, जब भाषा या भाखा शब्द आता था तो उसका व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि भाखा का तात्पर्य था कि साहित्यिक हिंदी भाषा जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रजभाषा के हों चाहे खड़ी बोली के हों, उसे ही वे भाषा या भाखा कहते थे। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिन लोगों ने दिया होगा उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ एक कथन दिया गया था कि उर्दू ब्रज फारसी के संयोग से बनी हुई एक भाषा है। तो ये बात सत्य थी कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली का जो रूप था उसमें फारसी अरबी शब्दों के प्रयोग से निर्मित हो रही थी, और जो भाखा या खड़ी बोली हिंदी थी, शुद्ध खड़ी हिंदी बोली थी, वो संस्कृत शब्दों के प्रयोग से संस्कृत मिश्रित हिंदी के रूप में दिखाई पड़ती है। अब देखिए शुक्ल जी लिख रहे हैं कि तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। कहीं भी कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न आए, इस रूप में पूछ ले कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू फारसी वाले क्या कहते थे? भाषा कहते थे। ध्यान रखेंगे, भाखा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। यही बात महत्वपूर्ण है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये बात पूछा गया था कथन के रूप में। ठीक है, भाषा को शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को ही हिंदी कहने में संकोच करते थे। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ? सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गले ख्याल को अब भी कुछ लोग पढ़े हों। अब देखिए अयोध्या प्रसाद खत्री जी के इस विचार को सड़े गले ख्याल के लिए कहा कि संभव है इस सड़े गले ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पढ़े हों।
कि ब्रजभाषा ही खड़ी बोली है। उस दौर में जो ये कहा कि सूर, तुलसी, बिहारी, ये लोग ब्रजभाषा में कविताएं लिख रहे थे, तो ये तो भाखा हुई, हिंदी में तो अभी कविता हुई नहीं, ऐसा अयोध्या प्रसाद खत्री जी मानते थे। लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये सड़ा गया ख्याल है, ऐसा मानना मूर्खता है। तो ये बात भी शुक्ल जी ने कही है अयोध्या प्रसाद खत्री के विषय में, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। यहाँ कुछ बातें शुक्ल जी ने जो लिखी हुई हैं उसे भी देख लीजिए कि इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली में अरबी, फारसी, तुर्की। गंवारी से आज आशय था ब्रजभाषा, अवधी, और भाखापन से आशय संस्कृत के शब्दों का मेल। तो ये इन तीनों से मुक्त रख के खड़ी बोली का एक परिनिष्ठित रूप बनाने का एक जो उनका विज़न था, जो प्लान था इंशाअल्लाह का, वो उन्होंने उसका प्रण लिया हुआ था, ठीक है। इस बिलगाव से आशा है कि ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया। भाखापन संस्कृत मिश्रित हिंदी और मुअल्लापन उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, इन सभी शब्दों से युक्त हिंदी, इन दोनों से दूर करके एक ऐसी शुद्ध, परिमार्जित, जो देशज रूप से प्रवाहित है लोगों के बीच में शिष्ट भाषा के रूप में, ऐसी हिंदी का प्रयोग करना इंशाअल्लाह खां ने अपने लिए अपनी रचनाओं में एक ध्येय के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें इंशाअल्लाह खां के विषय में। आगे हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण खड़ी बोली आंदोलनकर्ता के रूप। उसके पहले देख लीजिए कि इनकी भाषा कैसी थी। इनकी भाषा के विषय में शुक्ल जी ने क्या लिखा है। लिखा कि आरंभ काल के चारों लेखकों में, जिनके नाम शुरुआत में हमने बताए, उनमें इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। यही एक पॉइंट है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि इंशाअल्लाह के खड़ी बोली गद्य का रूप कैसा था। चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार, चलती हुई भाषा। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मज चुकी थी। जो खड़ी बोली है वो उर्दू कविता में बहुत कुछ मज चुकी थी, जिसमें उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। ये बातें आपको नोट करने लायक है कि रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल इंशाअल्लाह खां दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। ये बात शुक्ल जी लिख रहे हैं। तो जो पंक्तियाँ शुक्ल जी की बहुत अच्छी टिप्पणी के रूप में हैं वो आपको ध्यान रख लेना चाहिए। थोड़ा सा परिचय लल्लू लाल जी के विषय में देख लेते हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र जी, इनके विषय में भी आपको जानना चाहिए। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि ये आगरे के रहने वाले थे। ध्यान दीजिएगा, लल्लू लाल आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। अब देखिए ये कुछ बातें भी जैसे गुजराती ब्राह्मण थे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि शिव शंभू के चिट्ठे से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछा गया वो यही कि उनका मूल नाम क्या था। तो वो भंगड़ ब्राह्मण थे, तो शिव शंभू शर्मा थे, ये भी ध्यान रखना। तो इस तरह से चीज़ें भी कभी कभी पूछ ली जा रही हैं। तो आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे लल्लू लाल जी। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते थे, पर कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक, संवत 1860 का ही जिक्र किया है फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में शुक्ल जी ने, जिससे फोर्ट विलियम कॉलेज का ये समय 1803 ईस्वी ठहर रहा है। लेकिन बच्चन सिंह की पुस्तक में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी उसमें लिखा गया है। तो यहाँ प्रसंग ये है कि कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश पर लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। ध्यान रखने वाली बात है, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। किसकी प्रेरणा से उन्होंने लिखा? जॉन गिलक्राइस्ट, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। और किस भाषा में लिखा लल्लू लाल जी ने? खड़ी बोली गद्य में। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है, देख लेना है कि शुक्ल जी ने इस रूप में इसे बताया है।
बताया ये कि लल्लू लाल जी प्रेम सागर जब लिखते हैं जिसमें भागवत दशम स्कंध की कथा का वर्णन है, तो प्रेम सागर क्या है? भागवत के दशम स्कंध की कथा का वर्णन है। इसमें इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। तो इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि विदेशी शब्दों का प्रवेश न होने पाए। जिस खड़ी बोली का रूप हम निर्मित कर रहे हैं वो शुद्ध हो, देशज हो और शिष्ट समाज के बीच में जो प्रयोग की जा रही हो, ऐसी भाषा का प्रयोग हो। तो कसम तो नहीं खाई लल्लू लाल जी ने, लेकिन प्रयास किया कि विदेशी शब्द ना आए, ऐसा शुक्ल जी लिख रहे हैं इसमें। देखिए, शुक्ल जी की पुस्तक के विषय में जो भ्रांतियां बना दी गई हैं कि बहुत कठिन भाषा है, समझ में नहीं आती है, इसलिए हम गाइड या कहीं नोट्स पढ़ने लगते हैं। तो एक बार आप प्रयास जरूर करें कि शुक्ल जी की मूल पुस्तक को अलट पलट के देखें और महत्वपूर्ण लेखकों के विषय में उन्होंने क्या लिखा, कौन सी टिप्पणी की, वो आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर ये बातें लिख रहे हैं कि उन्होंने कसम नहीं खाई, लेकिन प्रयास किया कि विदेशी शब्द न आने पाए। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फ़ारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न हुए होते जितने हुए। अब इससे ये देखिए, शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि अगर वे उर्दू के शब्द न जानते होते तो बचाते क्या? जब हम जानते हैं तभी हम परहेज करते हैं। ठीक उसी तरह से कि जब हम बीमारी की अवस्था में जान जाएं कि फला चीज़ हमारे इस बीमारी को और बढ़ाने वाली है, तो हम जब संज्ञान में लेते हैं इन चीज़ों को तो उनसे बचते हैं। वैसे ही उर्दू के शब्दों के प्रयोग से वे जानते थे, उनसे परिचित थे, इसीलिए वे बहुत सजगता के साथ उनके प्रवेश को अपने गद्य में बचा पाए। बहुतेरे अरबी फ़ारसी के शब्द बोलचाल के भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। जो संस्कृत और हिंदी जानते थे उनके लिए भी पहचानना कठिन था कि अरबी है कि फ़ारसी है ये शब्द। और आज भी आप देखिए कि शब्दकोश न देखें, परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आप उन शब्दों को न देखें तो पता ही नहीं चलेगा कि कैंची और गुलाब किस भाषा के शब्द हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत प्रयोग किया जाता है ये। तो ये बात है शुक्ल जी के कहे अनुसार लल्लू लाल जी के विषय में। थोड़ी बातें और देखेंगे। देखिए, शुक्ल जी लिख रहे हैं इनकी भाषा के विषय में, देखते हैं कि लल्लू लाल जी की भाषा कैसी थी। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कि यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके, उन्होंने अरबी फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग न करके संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया, पर लल्लू लाल जी की भाषा में उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। यानी सदा सुखलाल और लल्लू लाल जी की भाषा में बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। वो भेद क्या है वो आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। लिख रहे हैं कि मुंशी जी सदा सुखलाल जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। लल्लू लाल जी की भाषा कैसी है? कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी लिख रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ जी की भाषा से तुलना करके कि लल्लू लाल जी की भाषा क्या है? कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली। ठीक है, तो ये बात भी इनके विषय में आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम एक और महत्वपूर्ण जो उस दौर के गद्यकार थे सदल मिश्र, उनके विषय में थोड़ी सी बात देख करके इस क्लास को समाप्त करेंगे और चारों के विषय में आप बेहतर ढंग से जानें। शुक्ल जी इनके विषय में लिखते हैं कि सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे। तो बिहार वाले जो छात्र हैं वो ध्यान रखें विशेष रूप से कि सदल मिश्र जो थे, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल जी के साथ थे और हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए रचनारत थे, वो बिहार के रहने वाले थे। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, आप ध्यान रखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया। हमने कल अपनी पिछली क्लास में ये बात कही कि नासिकेतोपाख्यान मुंशी सदा सुखलाल जी की है, वो बात गलत थी। हम कभी कभी ये भी देखना चाहते हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछते हैं और आप खामोश रह जाते हैं, देख करके भी निकल जाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा एक प्रयोग ये होता है कि हम गलत कहीं थोड़ी सी गलती अगर
प्रस्तुत करते हैं तो आपकी दृष्टि वहाँ कितना जाती है, आप कितने सक्रिय हैं गलतियों को पकड़ने में। क्योंकि किसी भी पढ़ाने वाले को, किसी भी शिक्षक को 100% ठीक न मान करके आप पढ़ें। आप शंका जरूर रखें उनके पढ़ाने पर, उनके बताए गए पर, और खुद भी मूल पुस्तकों से कुछ अध्ययन करें और देखें कि कहीं कुछ भ्रमपूर्ण तो नहीं रह गया है। यदि भ्रमपूर्ण रह गया है तो आप अपने पढ़ाने वालों से डिस्कस कर सकते हैं। ये अच्छी रीडिंग के लिए, बेस्ट रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। ध्यान रखिए, दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। एक ही समय में जब प्रेम सागर लल्लू लाल लिख रहे हैं और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिख रहे हैं, दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल जी के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का जहाँ तहाँ समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। बिहार के थे, पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले थे। बिहार और ये आपका जो हिस्सा है अवध, लखनऊ, फैजाबाद, ये सब पूरब का क्षेत्र माना जाता है, पछाही नहीं है। तो पूर्वी अंश तो ज़रूर मिलेगा भाषा में। इसलिए ब्रजभाषा और जो परंपरागत पदावली थी जिसमें काव्य लिखे जा रहे थे मध्यकाल में, रीतिकाल में, उसका समावेश तो नहीं है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का व्यवहार किया, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रजभाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं, क्योंकि पूरब क्षेत्र बिहार के रहने वाले थे। फूलहन के बिछौने, चहुदिस सूनी, ऐसे ऐसे ब्रजभाषा शब्दों के प्रयोग यहाँ बरते थे। जड़ाई, बाजने लगा जैसे जौन आदि के लिए पूर्वी शब्द। तो इस तरह से ब्रजभाषा के भी कुछ शब्द और पूर्वी बोलियों के शब्द भी इनके यहाँ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये बात इनकी भाषा के विषय में बताया शुक्ल जी ने सदल मिश्र के विषय में। नीचे वे लिखते हैं कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। आधुनिक हिंदी का पूरा आभास किस में मिल रहा है? मुंशी सदा सुख में और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी इन चारों में से किसकी भाषा को व्यवहारोपयोगी बता रहे हैं? सदा सुखलाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां की भाषा व्यवहारोपयोगी नहीं है। ये बात आपको यहाँ नोट कर लेनी चाहिए कि किन दो को व्यवहारोपयोगी भाषा के प्रचलन के लिए शुक्ल जी बता रहे हैं? मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र को। इनमें दो भी मुंशी सदा सुख की भाषा जो साधु भाषा है वो अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुख ने लेखनी भी, मुंशी सदा सुख लाल जी की जो लेखनी है वो चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो मुंशी सदा सुख लाल ने विष्णु पुराण से प्रेरणा लेकर के जो उपदेश परक एक ग्रंथ लिखा जो पूरा नहीं मिलता, उसमें गद्य का जो रूप है वो बेहतर है, व्यवहारोपयोगी है। इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कलम उठाई, जिन लोगों ने लेखनी उठाई गद्य के प्रसार के लिए, उनमें मुंशी सदा सुखलाल का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए साधु हिंदी के, साधु भाषा के प्रयोग के लिए। उम्मीद है शुक्ल जी ने इन चारों गद्य लेखकों के विषय में जो कुछ भी कहा, जो महत्वपूर्ण बातें कही, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सभी बातें हमने इस अपने क्लास में की है। आप यदि बने रहेंगे, प्रतिदिन हम शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल के पूरे हिस्से को, छायावाद तक उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वो सारी बातें हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, नियमित ढंग से पढ़ेंगे और चंद क्लासेस में, एक सप्ताह की क्लासेस में आदिकाल को ख़त्म कर देंगे। फिर हम आदिकाल से शुरू करेंगे और लगातार ये सीरीज हम शुक्ल जी की चलाएंगे। यदि आपको हमारी क्लासेस ठीक लगती हों तो कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर अपनी सहमति दें। आने वाली क्लास के लिए क्या योजना हो, किस ढंग से आप सभी को हम पढ़ाएं,
वो सारी बातें भी आप साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक जो ग्रुप का है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और हमारा नंबर भी है। आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। यूपीएलटी और जीआईसी की परीक्षा के लिए ये सारे पॉइंट्स जो हम डिटेल में यहाँ बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। आप बातें लिख सकते हैं, जितनी बातें रिटन के लिए आवश्यक हैं वो बातें आप लिख सकते हैं। खड़ी बोली गद्दी के विकास में इन चारों के योगदान के विषय में यदि प्रश्न बनता है तो आप ये बातें यहाँ पे लिखेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी आपकी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।